हेलो एवरीवन, सभी लोगों का स्वागत है फ्रेंड्स अन अकेडमिक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। लेट्स बिगिन। तो सभी लोगों का स्वागत है फ्रेंड्स अन अकेडमिक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं राजेश शर्मा आप लोग का स्वागत करता हूं। और जैसा कि इन्वायरमेंट की क्लास चल रही थी बट बीच में क्लासेस नहीं हुई, बट ये रेगुलर आपको क्लासेस शाम को 5 बजे मिलेगी फ्रेंड। और इसमें हम लोग पूरे इन्वायरमेंट को कंप्लीट करेंगे। और आज के जो क्लास का एजेंडा है इसमें हम लोग पॉल्यूशन करेंगे, प्रदूषण के प्रकार क्या हैं, ठीक है, और इसका कैसे इसका रोकथाम क्या है। तो बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये आपका पॉल्यूशन, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी के अंतर्गत। और ये क्लासेस अभी आपकी चलेंगी, करीब करीब 5 क्लासेस होंगी इन्वायरमेंट पॉल्यूशन कंट्रोल पर और पॉल्यूशन के संदर्भ में, प्रदूषण के संदर्भ में। तो बिल्कुल आप लोग सभी लोग बने रहें। और ये डेली आपको शाम को 5 बजे ये क्लास आपको मिल जाएगी, ठीक है फ्रेंड। तो कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, मैं आपको बता दूं अन अकेडमी के बारे में, जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है फ्रेंड। एक तो आप लोग में आई थिंक अन अकेडमी कॉम्बैट प्रोग्राम आप लोग कर ही रहे होंगे, पार्टिसिपेट कर ही रहे हैं, बिल्कुल इसको करें। और इसमें आपको इंडिया रैंकिंग मिलेगा, इसमें बहुत सारे प्राइजेस वगैरह आप ले सकते हैं फ्रेंड। और आपकी प्रिपरेशन बेहतर हो सकती है, तो बिल्कुल। और जब भी इनरोल करें तो मेरे कोड का इस्तेमाल करें, RK10 मेरा कोड है। तो इसके बारे में बता दें और फ्रेंड, इंडिया का बेस्ट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, स्पेक्टेकुलर प्लेटफॉर्म है, अनपैरेलल प्लेटफॉर्म है। बिल्कुल ज्वाइन करें। जब आप ज्वाइन करते हैं तो आपकी प्रिपरेशन स्ट्रीमलाइन होती है, आपको क्लियर कट एक रोड मैप मिलता है कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, ठीक है। और दो तरह के कोर्सेज चल रहे हैं, एक तो आपका आइकॉनिक कोर्स है और एक आपका प्लस का कोर्स है। तो दोनों में से कोई भी ज्वाइन कर सकते हैं, बट आइकॉनिक बेस्ट है, क्योंकि आइकॉनिक में आपको स्टडी के साथ साथ प्रॉपर गाइडेंस भी आपको मिलती है। तो इसको बिल्कुल ज्वाइन करें। और डेली लाइव क्लासेस मिलती हैं आपको, स्ट्रक्चर्ड कोर्स मिलता है, लाइव टेस्ट है, क्विज प्रोग्राम है, अनलिमिटेड एक्सेस कर सकते हैं आप। और सबसे पहले अनअकैडमी ऐप को आप डाउनलोड कर लें फ्रेंड। और मेरे बारे में फ्रेंड, तो मेरा नाम राजेश कुमार शर्मा है। पिछले काफ़ी लंबे समय से IAS एस्पिरेंट्स को गाइड कर रहा हूँ, काफ़ी लोगों का सिलेक्शन हुआ है, आप भी शामिल हो सकते हैं। तो मेरे कोड वगैरह का इस्तेमाल करें बिल्कुल। और ज्वाइन करने पर आपको इंडिया के बेस्ट एजुकेटर एक प्लेटफॉर्म पर मिलते हैं, जिससे आपकी प्रिपरेशन काफ़ी बेहतर हो पाती है और सिविल सर्विसेज को आप क्रैक कर पाते हैं। और बहुत सारे कोर्सेज चल रहे हैं अकेडमी में जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो आपके सिविल सर्विसेज के प्रिपरेशन में, आपके सिलेक्शन में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और फी जो आपका है फ्रेंड, तो इसमें प्लस का फी देखा जाएगा तो 12 मंथ्स, 1 ईयर का है, 2 ईयर का है, 3 ईयर का है, ये फी है। और मेरे कोड का इस्तेमाल करेंगे RK10, तो इसमें आपको डिस्काउंट मिल जाएगा 10%, ठीक है, जिसको आप EMI के थ्रू भी पे कर सकते हैं, बहुत मिनिमम चार्ज है। और उसी तरह से आपका आइकॉनिक का है, 1 साल से लेकर 3 साल तक। और इसमें भी आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा फ्रेंड, मेरे कोड का इस्तेमाल करेंगे। और बिल्कुल आप ज्वाइन करें। और ऑप्शनल भी आपका इसमें इंक्लूड है फ्रेंड, ऑप्शनल भी आप अलग से इसमें एडमिशन लेना होगा, जिसमें 1 ईयर का है, 2 ईयर का है, 3 ईयर का है। और इस तरह से आपको इसमें 10% इसमें भी डिस्काउंट हो जाएगा, मेरे कोड का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है फ्रेंड। और इसमें इतने सारे ऑप्शनल हैं, मतलब जो इम्पोर्टेंट सारे ऑप्शनल, सारे मैक्सिमम ऑप्शनल सारे कवर किए जा रहे हैं। अब मेरे कोड का इस्तेमाल करते हैं तो क्या क्या बेनिफिट होगा, आपके लिए हमेशा अवेलेबल रहूँगा, ठीक है। प्रॉपर गाइडेंस है, काउंसलिंग है, सारे स्टडी मटेरियल वगैरह सारे बिल्कुल आपको बताऊंगा, कैसे करना है, क्या करना है, सब प्रोवाइड करूंगा। और ये मेरा फ्रेंड RK10 मेरा कोड है, और ये टेलीग्राम लिंक है, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, तो मेरे क्लास के सारे नोटिफिकेशन वगैरह आपको बिल्कुल मिलते रहेंगे। तो लेट्स बिगिन फ्रेंड, हम लोग आज बात करेंगे पॉल्यूशन पे। और थोड़ा सा एक बेसिक ब्रीफ कर दूंगा जहाँ तक हम लोगों ने कवर किया था, ठीक है ना। तो बस स्टार्ट करता हूँ। तो जैसा कि हम लोगों ने इन्वायरमेंट इकोलॉजी कराया, और ये NCERT की जो बुक है क्लास 6 से लेकर 12 तक के बिल्कुल कंपाइल किया हुआ बुक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपका सिविल सर्विसेज के जो क्वेश्चन हैं वो सारे कवर हो जाएंगे। और तो मतलब बेसिक से लेकर मोस्ट एडवांस लेवल तक मैंने इन्वायरमेंट इकोलॉजी को पूरा कंप्लीट किया है, मैराथन भी लिया है। और ये मैं दूसरी बार कर रहा हूँ फ्रेंड, और दूसरी बुक को NCERT के जो बुक है उसको मैं फॉलो कर रहा हूँ।
तो पॉल्यूशन के सारे क्वेश्चन आपके बन जाएंगे और आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ और ये अब डेली आपको 5 बजे क्लास मिल जाएगी ये, ठीक है। इसके नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे, टेलीग्राम लिंक पर आप लोग आ जाएं। तो इसमें क्या क्या हम लोग को देखना है फ्रेंड, कि सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन क्या है, इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे। और एयर पॉल्यूशन काफ़ी इम्पोर्टेंट है, एयर पॉल्यूशन के क्या कारण हैं, कारण को देखेंगे। इसके सोर्स क्या है, स्रोत क्या है, वायु प्रदूषण जो है इसका वर्गीकरण क्या है, क्लासिफिकेशन क्या है, टाइप्स क्या है, प्रकार क्या है, ये हमारे जो मतलब जो हमारा टॉपिक है उसके अंतर्गत। इसका इम्पैक्ट क्या होता है, प्रभाव क्या होता है, वायु प्रदूषण को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, क्या पॉलिसी इसमें बनाई गई है, और प्रमुख वायु प्रदूषक तथा इसका इम्पैक्ट, और वेजिटेशन पर इसका क्या इम्पैक्ट होता है एयर पॉल्यूशन का, इस पर देखेंगे। ये हमारा पूरा पॉल्यूशन का इम्पोर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद फिर आपका जल प्रदूषण है, वाटर पॉल्यूशन है, वाटर पॉल्यूशन के क्या सोर्स हैं, वाटर पॉल्यूशन से प्रभावित क्षेत्र कौन कौन से हैं, आर्सेनिक प्रदूषण क्या होता है, आर्सेनिक पॉल्यूशन क्या है, जल प्रदूषण को रोकने के उपाय क्या हैं, ठीक है। तो ये आपका एयर पॉल्यूशन एंड वाटर पॉल्यूशन, ये दो चीजें हैं। उसके बाद फिर सो आपका जल प्रदूषण को रोकने के उपाय, नाभिकीय प्रदूषण, न्यूक्लियर पॉल्यूशन क्या होता है, न्यूक्लियर प्रदूषण के क्या कारण हैं, रीजन क्या है इसके, प्रभाव क्या होता है, इम्पैक्ट क्या होता है, स्पेस पॉल्यूशन क्या होता है, प्लास्टिक प्रदूषण क्या है, भारत में ई अपशिष्ट प्रबंधन क्या है, सॉइल पॉल्यूशन क्या है। तो इन सब चीज़ों पर हम लोग ऐसो अच्छे तरीके से सारी चीज़ों को इसमें हम लोग देखेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले एक जनरल क्लासिफिकेशन अगर देखा जाएगा मुख्य रूप से, तो मुख्य रूप से देखो पॉल्यूशन तो अभी बहुत सारे उसका मतलब टाइप है, लेकिन मेनली अगर देखा जाएगा फ्रेंड, तो आपका एयर पॉल्यूशन का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है इसमें। एयर पॉल्यूशन का ज़्यादा एयर पॉल्यूशन ही है, वाटर पॉल्यूशन है, लैंड पॉल्यूशन है, ठीक है, और आपका नॉइज पॉल्यूशन है। तो एक एक चीज़ों को हम लोग इसमें देखते चले जाएंगे कि क्या क्या चीज़ें इसमें, ठीक है ना। तो इस चार्ट को, ये जो आपका टेबल बना हुआ है, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे, बट अभी नहीं, एक एक करके आगे हम लोग बढ़ेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं फ्रेंड कि एयर पॉल्यूशन में प्रदूषण की उत्पत्ति जो है, ये सबसे पहले क्या देखेंगे हम लोग, प्रदूषण की उत्पत्ति तो दो कारणों से होती है, ठीक है ना। एक तो आपका, और इसी आधार पर क्या है कि प्रदूषण को दो भागों में बांटा गया है, ठीक है ना। दो भागों में प्रदूषण को बांटा गया है। एक तो आपका होता है नेचुरल बेस, ठीक है, एक आपका है नेचुरल बेस, और दूसरा आपका क्या होता है, ह्यूमन बेस, ठीक है ना। तो प्राकृतिक जन्य प्रदूषण मतलब नेचर के द्वारा कैसे हो रहा है, और एक मानव के द्वारा ह्यूमन बेस मतलब मानव के द्वारा कैसा हो रहा है, ये दो चीजें हैं। इसके आधार पर हम लोग क्या करेंगे, आगे हम लोग इस पर चर्चा करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे नेचुरल बेस्ड पॉल्यूशन क्या है, प्राकृतिक जन्य प्रदूषण क्या है। तो प्राकृतिक प्रदूषण का जो कारण है, नेचुरल बेस्ड पॉल्यूशन का कारण क्या है, जैसे वॉल्केनिक इरप्शन होना, ज्वालामुखी क्रिया है, ज्वालामुखी विस्फोट होना, धान के खेत एवं जानवरों की जुगाली द्वारा मीथेन का निर्माण, ठीक है, जीवों द्वारा कार्बन का निर्माण, प्राकृतिक कारणों से मृदा का क्षरण होना, बाढ़, सूखा, चक्रवात, ये सब सुनामी जैसे कारक है, ठीक है। ये सब क्या है, ये सब नेचुरल बेस है, ठीक है ना। अगर हम लोग मानव जन्य प्रदूषण की बात करेंगे फ्रेंड, तो मानव जन्य प्रदूषण ही पर्यावरणीय प्रदूषण का मेन कारण है, ठीक है ना। मानव के ह्यूमन बेस्ड पॉल्यूशन जो है वो मेन रीजन है प्रदूषण का। और मानवीय गतिविधियों के कारण जो है, ह्यूमन एक्टिविटीज के कारण पृथ्वी तंत्र के पर्यावरण में विभिन्न प्रकार के अवांछित और हानिकारक तत्वों की मात्रा बढ़ जाती है, ठीक है। तो ह्यूमन बेस और नेचुरल बेस में मानव जन्य प्रदूषण का ज्यादा प्रभाव है, ठीक है। प्रकृति जन प्रदूषण का प्रभाव कम है, बट मानव जन प्रदूषण का प्रभाव ज्यादा है, ठीक है ना। मानव जन प्रदूषण के अंतर्गत देखेंगे फ्रेंड इसमें, तो कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन, ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, विभिन्न रासायनिक तत्व जो हैं, परमाणु क्षरण, औद्योगिकरण, नगरीकरण, इनके कारण क्या होता है, प्राकृतिक वातावरण में बहुत सारे प्रदूषक तत्व जो हैं वो सम्मिलित हो जाते हैं। कीटनाशक,
पेस्टिसाइड का इस्तेमाल करना, केमिकल फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करना। तो ये मुख्य रूप से ये जो मतलब ज़हरीले तत्व हैं, ये सब काफ़ी ज़्यादा इनका प्रभाव होता है। और पृथ्वी तंत्र में अगर देखा जाएगा तो प्रदूषण की समस्याएँ कई प्रकार की हैं, जैसे पहले भी मैंने बताया, एयर पॉल्यूशन आपका है, ठीक है? जल प्रदूषण है, वाटर पॉल्यूशन है, ध्वनि प्रदूषण है, नॉइज़ पॉल्यूशन है, लैंड पॉल्यूशन है, रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन है, मैरीन पॉल्यूशन है। ये सब मुख्य रूप से पॉल्यूशन के प्रकार हैं। थर्मल प्रदूषण है, ठीक है? थर्मल पॉल्यूशन है, इलेक्ट्रॉनिक प्रदूषण आपका है, प्लास्टिक प्रदूषण है, जेनेटिक प्रदूषण होता है, स्पेस पॉल्यूशन है, कचरा प्रदूषण है। इतने सारे पॉल्यूशन आपको ये सारी समस्याएँ देखने को मिलती हैं, ठीक है ना? लेकिन मुख्य रूप से आपका है एयर पॉल्यूशन, सबसे ज़्यादा इसका प्रभाव होता है, वाटर पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन, नॉइज़ पॉल्यूशन, ठीक है? इसमें सबसे ज़्यादा प्रभाव किसका होता है? एयर पॉल्यूशन का होता है फ्रेंड, ठीक है ना? जिस तरह से इसमें देख सकते हैं एयर पॉल्यूशन में टॉक्सिक गैसेज़ वगैरह हैं, इसका इम्पैक्ट होता है। और भी बहुत सारे कारण हैं। वाटर पॉल्यूशन में टॉक्सिक वेस्ट वगैरह का इम्पैक्ट होता है। सॉइल और लैंड पॉल्यूशन जो आपका है, इसमें पेस्टिसाइड इस्तेमाल किया जाता है, केमिकल इस्तेमाल किया जाता है, सॉइल पॉल्यूटेड हो जाता है, ठीक है? नॉइज़ पॉल्यूशन है, रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन है। तो बहुत सारे हैं, लेकिन एक-एक करके हम लोग देखेंगे। अगर एयर पॉल्यूशन में देखा जाएगा फ्रेंड, तो ऑटोमोबाइल जो परिवहन है, ठीक है? इसके कारण भी आपका काफ़ी ज़्यादा है, स्मोकिंग है, फायर है, फैक्ट्रीज़ वगैरह है, इसका इम्पैक्ट होता है, ठीक है? एयरप्लेन वगैरह है, इन सब चीज़ों के कारण क्या होता है, और वो इसका बहुत सारा इम्पैक्ट होता है। ग्लोबल वार्मिंग का मेन जो रीज़न है, वो क्या है? एयर पॉल्यूशन, ठीक है? जो ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट आप समझते हैं, ये सब सारी चीज़ें मैंने आपको बता चुका है इसके पहले की क्लास में। इसके बहुत सारे ब्रीथिंग डिजीज़ वगैरह जो हैं, बहुत सारी चीज़ें होते हैं। उसी तरह से अगर वाटर पॉल्यूशन में देखा जाएगा, तो फैक्ट्री वेस्ट वगैरह जो है, ऑयल स्पिल वगैरह आपका है, इसका इम्पैक्ट होता है फ्रेंड, ठीक है ना? इससे पूरा इकोसिस्टम आपका, ये तो मैं एक जनरल इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, फिर एक-एक करके आगे बढ़ूँगा। पूरा मैरीन इकोसिस्टम आपका खराब हो जाता है। नॉइज़ पॉल्यूशन है, इसके बहुत सारे मशीन हैं, व्हीकल हैं, इन सबको चलाना, ठीक है? इसके कारण भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है, ठीक है? लैंड और सॉइल पॉल्यूशन है। लैंड सॉइल पॉल्यूशन में आपका इसका भी बहुत सारा, सॉइल का मैंने बताया ही आपको, ठीक है? तो ये सब इसका मेन रीज़न है। अब हम लोग एक-एक करके बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे एयर पॉल्यूशन के बारे में, ठीक है ना? तो एयर पॉल्यूशन जो आपका है, 1 सेकंड। एयर पॉल्यूशन जो आपका फ्रेंड है, तो ये वायुमंडल में विभिन्न गैसों के संतुलित मिश्रण पाए जाते हैं, ठीक है? वायुमंडल में आपको पढ़ा ही होगा आपने क्लाइमेटोलॉजी में, कि वायुमंडल में बहुत अलग-अलग प्रकार के गैस पाए जाते हैं, और इनका एक नेचर ने इनका एक बैलेंस, एक पूरा एक बैलेंस है, संतुलन है। अगर ये संतुलन बिगड़ता है, अगर ये बैलेंस बिगड़ता है, तो क्या होता है? ये आपका एयर पॉल्यूशन होता है। और वायु का ये संतुलित सम्मिश्रण जो आपका है, वो पर्यावरण द्वारा निर्धारित सीमाओं से अधिक परिवर्तित हो जाता है, तो क्या बोलते हैं उसको? प्रदूषण बोलते हैं, वायु प्रदूषित हो गई। अब जैसे मान लिया कि कार्बन डाइऑक्साइड है, तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जो है, अगर एक संतुलित रूप से है, उसी के कारण ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट होता है फ्रेंड। ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट भी ज़रूरी है, तभी यहाँ पर लाइफ़ है। लेकिन अगर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जब बढ़ती है, तो क्या होता है? ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट का इम्पैक्ट बढ़ता है, इसी कारण ग्लोब का टेम्परेचर बढ़ता है। और क्लाइमेट, जब ग्लोब का टेम्परेचर बढ़ेगा फ्रेंड, तो जब ग्लोब का टेम्परेचर बढ़ेगा, तो उसके बहुत सारे कॉन्सिक्वेंस होते हैं, उसके बहुत सारे इम्पैक्ट होते हैं, जिसको हम लोग देखते हैं, ठीक है? तो अगर देखा जाएगा फ्रेंड यहाँ पर, तो सबसे ज़्यादा आपका क्या है? नाइट्रोजन की मात्रा सबसे ज़्यादा है, फिर ऑक्सीजन है, उसके बाद फिर आर्गन है, ज़ेनॉन है, नियॉन है, हाइड्रोजन है, हीलियम है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है? तो ये एक बैलेंस है, लेकिन जब बैलेंस ये खराब होता है, तब क्या है? ये प्रदूषण है। जैसे डब्ल्यूएचओ के अनुसार, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन डब्ल्यूएचओ के अनुसार, वायु प्रदूषण एक ऐसी स्थिति है जिसमें बाह्य वातावरण में मनुष्य और उसके पर्यावरण को हानि पहुंचाने वाले तत्व सघन रूप से एकत्रित हो जाते हैं। ये डब्ल्यूएचओ के द्वारा एक परिभाषा दिया गया है, एक बताया गया है कि प्रदूषण क्या है, ठीक है ना? मतलब कुल मिलाकर, दूसरा है कि पर्यावरणविदों के अनुसार पर्यावरण के संतुलन में, मतलब जो इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन हो रहा है, ठीक है? जो पर्यावरण में परिवर्तन जो हो रहा है, उसमें वायु प्रदूषण का, एयर पॉल्यूशन का करीब-करीब 50% कंट्रीब्यूशन है,
50% मतलब सबसे ज़्यादा वायु प्रदूषण का इम्पैक्ट है। नीरी संगठन एक आपका है फ्रेंड, तो नीरी की रिपोर्ट से स्पष्ट होता है कि नगरों में वायु प्रदूषणकारी तत्वों की मात्रा निर्धारित सीमा से लगभग दोगुनी हो चुकी है। ठीक है, जो नेशनल इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट आपका है नीरी, तो आप समझ सकते हैं कि मतलब कितना ज़्यादा इसका प्रभाव आपका एयर पॉल्यूशन का आपका हो रहा है फ्रेंड। तो ये इसको देख सकते हैं। और वायु प्रदूषण के लिए सर्वाधिक जो उत्तरदायी है, ठीक है, एक आपका जीवाश्म, ठीक है, जीवाश्म फॉसिल्स फ्यूल का है, लकड़ी एवं जीवाश्म ईंधन का दहन, ठीक है, उद्योगों, कारखानों, मोटर वाहनों से जो उत्सर्जन हो रहा है, इमिशन हो रहा है, ठीक है, जो ताप विद्युत गृह है, जहाँ से आप इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं, तेल शोधन कारखाने से निकलने वाली जो धुआं है, स्मोक है, एयर कंडीशन है, रेफ्रिजरेटर है, इससे जो निकलने वाली गैसें हैं, तो ये मेन रीज़न अगर आपका है, तो मेन अगर आपसे पूछा जाएगा कि वायु प्रदूषण का जो मेन रीज़न क्या है, तो फॉसिल्स फ्यूल है फ्रेंड, ठीक है ना? तो ये इम्पोर्टेंट है, इसको आपने देखा यहाँ पर। आगे आप देख सकते हैं कि इसमें और भी अगर रीज़न देखा जाएगा, और भी अगर रीज़न देखा जाएगा तो प्राकृतिक कारकों में जैसे ज्वालामुखी, ठीक है, ज्वालामुखी विस्फोट, वोल्केनिक इरप्शन है, साइक्लोन, तूफान, बाढ़, सूखा, वनों में आग लगना, दलदली भूमि से मिथन का उत्सर्जन होता है। तो ये सब भी आपका क्या होता है फ्रेंड, बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है, ठीक है। और जिस तरह से आप इसमें देख सकते हैं कि ये आपका एक पाई चार्ट बनाया गया है जिसमें रेजिडेंशियल वुड बर्निंग, वुड स्टोव, बॉयलर, कैंपफायर, इनसे 60% तक आपका प्रदूषण होता है फ्रेंड, ठीक है ना? 60% तक इससे आपका होता है। और उसी तरह से आपका करीब-करीब 15% जो आपका है इमिशन फ्रॉम आपका जो पॉइंट सोर्सेज़ होते हैं उससे आपका होता है। 5% एग्रीकल्चर कंस्ट्रक्शन से होता है, रिक्रेशनल इक्विपमेंट वगैरह से होता है, ठीक है? उसके बाद फिर आपका 5% आपका ट्रक है, बसेज़ वगैरह हैं, इसका इम्पैक्ट होता है। इंडस्ट्री वगैरह से कमर्शियल इंस्टीट्यूशनल कंबस्टन होता है, इसका इम्पैक्ट होता है। मतलब सबसे ज़्यादा लेकिन क्या हो रहा है, रेजिडेंशियल वुड बर्निंग, इनसे काफ़ी ज़्यादा होता है, तो वायु प्रदूषण। और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, लोग इस पर ध्यान नहीं देते हैं फ्रेंड। इस पर एनवायरनमेंट के पे काफ़ी ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है, तो इसको अच्छे तरीके से आप इसको आपको देखना होगा। और इसमें बहुत सारे फिगर वगैरह भी मैंने आपको दिया है, इमेज वगैरह, जिससे आपको और ज़्यादा क्लियर होगा, ठीक है? तो इसको आप देख सकते हैं सोर्सेज़ ऑफ एयर पॉल्यूशन में, ठीक है ना? तो सोर्सेज़ ऑफ एयर पॉल्यूशन में और भी बहुत सारे हैं, जो होम ऑफिस वगैरह है उसका इम्पैक्ट होता है, लिविंग रूम है, बहुत तरह के हैं, गैरेज है, ठीक है, बेसमेंट है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे क्षेत्रों से ये प्रभावित होता है फ्रेंड। उसके बाद अगर नेचुरल रिसोर्सेज में देखा जाए फ्रेंड, तो ज्वालामुखी उद्गार से सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड वगैरह का इमिशन होता है, ठीक है, निकलता है। और हाइड सल्फर आप जानते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड से एसिड रेन वगैरह होता है। जो फॉरेस्ट फायर होता है, वनाग्नि वगैरह से, वन में जो आग लगता है उससे कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और एश पार्टिकल्स, ठीक है, एश पार्टिकल जो आपका राख के कण है, इसका भी प्रभाव होता है। दलदली भूमि जो है, जहाँ पर दलदली है, भूमि है, तो स्वैम्प एरिया है, वहाँ से क्या होता है, मीथेन का उत्सर्जन होता है। और मीथेन जो आपका है, ये कार्बन डाइऑक्साइड के मतलब ग्रीन हाउस इफेक्ट में कार्बन डाइऑक्साइड से बहुत ज़्यादा इसका प्रभाव होता है, ठीक है, मीथेन का। उससे ज़्यादा प्रभावी रूप से ये मतलब आपका ग्लोब को गर्म करती है ये। तो ये सब चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं। उसके बाद फिर आपका है जो प्लांट्स होते हैं, ठीक है, प्लांट्स, इसमें आपका अमोनिया, नाइट्रोजन, ये सब चीज़ों का भी होता है। फिर वायुमंडलीय रासायनिक क्रियाओं द्वारा अम्ल, महासागरीय जीव-जंतु, मिथाइल क्लोराइड आदि उत्पन्न होकर वातावरण में पहुँचते हैं। तो ये सब क्या है, आपका नेचुरल रिसोर्सेज़ हैं। मैन कॉज़ सोर्सेज़ देखेंगे, अगर मानव जनित अगर स्रोत देखा जाएगा, तो गैस और धूम्र मतलब स्मोक, लकड़ी जलाना, कोयला जलाना, उपले है, पेट्रोलियम पदार्थों को जलाना, इससे क्या होता है, गैस और धुआँ उत्पन्न होता है। जो पार्टिकल मैटर्स होते हैं, लकड़ी, कोयला, पेट्रोलियम पदार्थों के दहन से क्या होता है, पार्टिकुलेट मैटर जो है वायुमंडल में चले जाते हैं, ठीक है।
ऊष्मा है तो जीवधारियों के श्वसन से तथा ईंधन को जलाने से ऊष्मा भी उत्पन्न होकर वायुमंडल में चली जाती है। तो ये सब मेन आपके हैं। अब यहाँ पर हम लोग बात करेंगे फ्रेंड कि वायु प्रदूषण का जो क्लासिफिकेशन किया गया है, तो इसमें आपका जैसे प्राइमरी पॉल्यूशन, ठीक है, प्राइमरी पॉल्यूशन है, प्राथमिक प्रदूषण है, और दूसरा क्या है आपका फ्रेंड, सेकेंडरी पॉल्यूशन। तो प्राइमरी पॉल्यूशन और सेकेंडरी पॉल्यूशन में ये बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। तो प्राइमरी पॉल्यूशन और आपका सेकेंडरी पॉल्यूशन, ठीक है, इसमें पूछा जाता है कि प्राइमरी पॉल्यूशन में कौन कौन सा है और सेकेंडरी पॉल्यूशन में क्या कौन कौन सा है। प्राइमरी पॉल्यूशन का अगर देखा जाएगा फ्रेंड, तो आपका जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और विविध और भी जो हाइड्रोकार्बन वगैरह है, ये क्या हो जाएगा, ये आपका प्राइमरी पॉल्यूशन हो जाएगा। जिस तरह से आप मैप में देख सकते हैं, ठीक है, इंडस्ट्री से जो पॉल्यूशन हो रहा है, जो गाड़ियों के चलाने से पॉल्यूशन हो रहा है, ठीक है, उसके बाद फिर आपका नेचुरल हो रहा है, इसमें आपका SO2 है, CO है, NO है, CO2 है, NO2 है, ये सब क्या हो जाएगा, प्राइमरी पॉल्यूशन हो जाएगा। सेकेंडरी पॉल्यूशन के अंतर्गत क्या होता है फ्रेंड, जिस तरह से सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, नाइट्रिक एसिड है, परऑक्सी एसिटेट एसिड है, ये सब चीज़ें जो हैं वो सेकेंडरी पॉल्यूशन के अंतर्गत शामिल किया जाता है। तो इसको ध्यान रखिएगा कि प्राथमिक प्रदूषण के अंतर्गत क्या-क्या है और सेकेंडरी प्रदूषण के अंतर्गत क्या-क्या चीज़ें हैं। क्लियर है ना? तो आगे हम लोग देखते हैं फ्रेंड कि अगर गैसियस एयर पॉल्यूशन की बात किया जाए, तो गैसियस यहाँ पर आप फिगर में देख सकते हैं फ्रेंड कि पॉल्यूटेंट में आपका गैसियस है और एक आपका क्या है, पर्टिकुलेट, ठीक है ना, गैसियस है और आपका पर्टिकुलेट है। इसको थोड़ा आप ऐसे करके देख सकते हैं, मैं इसको थोड़ा जूम कर दे रहा हूँ, ठीक है, जिस तरह से इसमें आप देख सकते हैं फ्रेंड, गैसियस में क्या हो जाएगा आपका, ऑक्साइड ऑफ सल्फर है, नाइट्रोजन है, कार्बन है, हाइड्रोकार्बन है। पर्टिकुलेट मैटर जैसे उसमें डस्ट हो गया, मिस्ट है, स्मोक है, ठीक है, तो ये सब चीज़ें शामिल की जाती हैं। तो इसको आप इसको देख सकते हैं फ्रेंड। और जीवाश्म ईंधन गैसीय एयर पॉल्यूशन में जैसे फॉसिल्स फ्यूल मैंने बताया, जैसे खनिज तेल है, कोयला है, जलाने से क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड इससे निकलती है। और जीवाश्म ईंधनों के अपूर्ण दहन से, ठीक है, मतलब जो फॉसिल्स फ्यूल है अगर उसका पूरा कंबस्टन नहीं हो रहा है, अगर अपूर्ण दहन हो रहा है, पूरी तरह से जल नहीं पा रहा है, तो क्या होता है, हाइड्रोकार्बन का निर्माण होता है, ब्लैक कार्बन का निर्माण होता है, ठीक है, जो ज़्यादा प्रभावी होता है। एग्रोसोल कैन होता है, रेफ्रिजरेटर प्रणाली से भी जो आपका जो आपका CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, इसका भी प्रभाव आपका होता है फ्रेंड। उसके बाद फिर यहाँ पर देखते हैं, आपका मैंने बता ही दिया कि टाइप्स ऑफ एयर पॉल्यूशन में जिस तरह प्राइमरी पॉल्यूटेंट है और आपका सेकेंडरी पॉल्यूटेंट है, तो मैंने आपको बता ही दिया था, ठीक है। प्राइमरी पॉल्यूटेंट मतलब क्या हो गया, प्राइमरी पॉल्यूटेंट जो आपका हो गया, इंटर द एटमॉस्फेयर डायरेक्टली एंड आर काउज्ड बाय ए आइदर नेचुरल काउज ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे ग्रीन हाउस गैसेज हैं, कोयला जलाना, ठीक है, जैविक ईंधन का प्रयोग करना, ठीक है, वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का इस्तेमाल करना, ठीक है। सेकेंडरी पॉल्यूटेंट में क्या होता है फ्रेंड, सेकेंडरी पॉल्यूटेंट आर क्रिएटेड बाय केमिकल रिएक्शन, ठीक है, जैसे फोटोकेमिकल स्मोक हो गया आपका, ठीक है, सनलाइट से आपका प्रभावित होता है। ओजोन, वन ऑफ द मेजर सेकेंडरी पॉल्यूटेंट इन इज ओजोन विच इज क्रिएटेड व्हेन नाइट्रोजन ऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर रिएक्ट विद सनलाइट। तो कुल मिलाकर आपका प्राइमरी पॉल्यूटेंट जो आपका हो गया, क्या हो गया, एटमॉस्फेयर में डायरेक्ट जाता है, और सेकेंडरी पॉल्यूटेंट क्या होता है, ये केमिकल रिएक्शन के द्वारा होता है। इसको ध्यान रखिएगा आप लोग। उसके बाद फिर आपका फ्रेंड है कि जैसे ऊंचाई पर उड़ने वाले जो वायुयान है, एयर क्राफ्ट वगैरह है, ईंधनों के दहन एवं रासायनिक उर्वरकों से भी इसका नाइट्रोजन के ऑक्साइड और नाइट्रोजन का इसमें इमिशन होता है। धान के खेतों में ये प्रश्न हमेशा पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा कि जो धान के खेत हैं, तो उससे भी आपका क्या होता है फ्रेंड, और पराली वगैरह जलाना, ठीक है, और इस तरह से चीज़ें जो हैं ये आपका प्रभावित होता है। उसके बाद आपका पर्टिकुलेट एयर जो पॉल्यूशन आपका है, ठीक है, पर्टिकुलेट एयर पॉल्यूशन दिल्ली के संदर्भ में काफ़ी चर्चा में रहता है, जिसको PM बोलते हैं, पर्टिकुलेट मैटर, ठीक है। तो जैसे एयरोसोल, हवा में लटके तरल या ठोस कणों को क्या बोलते हैं, एयरोसोल बोलते हैं, धूल कण,
ठीक है, आपने क्लाइमेटोलॉजी में पढ़ा होगा फ्रेंड कि जो धूल कण है अगर ये डस्ट पार्टिकल न हो तो वर्षा ही नहीं होगी, ठीक है, क्या ये बारिश ही नहीं हो पाएगी। तो ये जो धूलकण है ये क्या होते हैं, ये हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लिक के रूप में रहते हैं फ्रेंड, और इसी के चारों ओर बादल का क्लाउड का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो करीब करीब 90% जो आपका एरोसोल है, 90% एरोसोल प्राकृतिक रूप से उत्पन्न होते हैं, और 10% ही जो है मानव मतलब ह्यूमन बेस्ड होते हैं, मानव जनित स्रोत से प्राप्त होते हैं, ठीक है। बट मानव जनित जो एरोसोल होता है, मानव जनित जो एरोसोल है वो नगरीय एवं औद्योगिक क्षेत्रों में प्रभावी है, मतलब जो अर्बन एरिया है, जो इंडस्ट्रियल एरिया है, ठीक है ना। और यह एक माइक्रोन से 10 माइक्रोन वाले आकार वाले कण होते हैं, ठीक है, इसको मैंने काफी डिटेल में आपको बताया था। और प्राकृतिक एरोसोल में जैसे कोहरा है, वनीय क्षेत्रों से वाष्पीकरण हो रहा है, गीजर वाष्प है, कृत्रिम एरोसोल में धूल है, ठीक है, राख है, ये सब क्या है, ये सब आपके प्राकृतिक कृत्रिम एरोसोल में सम्मिलित होते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर आपका होता है, फिर धूम्र होता है, कालिक होता है, सूट्स बोलते हैं, आकार में 2.5 माइक्रोन या इससे कम छोटे कणों को क्या बोलते हैं, धूम्र बोलते हैं। कालिक मतलब काजल, तथा वाष्प युक्त धूम्र के शुद्ध कणकीय पदार्थ की संज्ञा दी जाती है। और ईंधन का पूर्ण दहन नहीं होने पर क्या होता है, ब्लैक कार्बन उत्पन्न होता है, ठीक है ना। जब आपका जब पूर्ण दहन नहीं हो पा रहा है, कंबस्टन नहीं हो पा रहा है, तो क्या होता है, ब्लैक कार्बन जो है इसका क्रिएशन होता है, जो ज्यादा एयर के लिए खतरनाक होता है। उसके बाद फिर देखेंगे पर्टिकुलेट मैटर आपका फ्रेंड है, शुद्ध कणकीय पदार्थ है, ये काफी ज्यादा चर्चा में रहता है फ्रेंड। ये आपका यहाँ पे 2.5 से 10 माइक्रोन तक आकार वाले कणों को शुद्ध कणकीय पदार्थ या धूल की संज्ञा दी जाती है, डस्ट की संज्ञा दी जाती है, पर्टिकुलेट मैटर। और पर्टिकुलेट मैटर जो आपका है PM 2.5 से PM 10 कणों के आकार में निर्धारित होता है, ठीक है। धुआं हो गया, स्मोक हो गया, राख हो गया, धूम्रकालिक इस श्रेणी के हैं, ठीक है। इसका जो प्रभाव होता है, इसका बॉडी में जो इम्पैक्ट होता है फ्रेंड, बहुत सारा इसका प्रभाव होता है, इसको हम लोग देखते हैं। और इस फिगर को मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ कि क्या इसका इम्पैक्ट होता है, ठीक है ना। तो पर्टिकुलेट मैटर जो आपका है ये बॉडी में आपका नोज के थ्रू, माउथ के थ्रू इंटर करता है, और the body eliminates most of the larger particulate. We inhale smaller particulate like PM 2.5 continue to the lungs के लिए काफी ज्यादा ये खतरनाक होता है। और ये जो आपका होता है PM 2.5 can penetrate deep into the lungs having serious health प्रॉब्लम आपका हो सकता है लंग्स वगैरह का, ठीक है। तो ये चीजें जो हैं पर्टिकुलेट मैटर, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हमेशा इससे क्वेश्चंस वगैरह आपको एग्जामिनेशन में पर्टिकुलेट मैटर से हमेशा प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो इसको अच्छे तरीके से आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है। पर्टिकुलेट मैटर जो 2.5 से 10 माइक्रोन तक आकार वाले को इसमें सम्मिलित किया जाता है, ठीक है। उसके बाद देखिए एक और फिगर आपका है पर्टिकुलेट मैटर में, इसमें क्या क्या चीजें और आपका प्रभावित होता है फ्रेंड, ठीक है। इसमें सारी चीजें हैं, मतलब बहुत सारा इसका इम्पैक्ट है पर्टिकुलेट मैटर का। और इसमें आपका इम्यून सिस्टम प्रभावित होता है, ठीक है। आपका बहुत सारी चीजें हैं, इसका प्रभाव पड़ता है फ्रेंड, इसको आप इसमें देख सकते हैं पर्टिकुलेट मैटर का ऐसा क्या क्या इम्पैक्ट होता है, ये मैंने आपको बता दिया है। और पर्टिकुलेट मैटर में कणकीय पदार्थों को उनकी प्रकृति के आधार पर देखा जाएगा, अगर नेचर के आधार पर देखा जाए उनका जो पर्टिकुलेट मैटर है उनका जो प्रकृति है, तो इसमें धात्विय कणकीय पदार्थ होते हैं, ठीक है, मतलब मेटेलिक होता है, मेटेलिक पर्टिकुलेट मैटर भी है, ठीक है। मेटेलिक पर्टिकुलेट मैटर है, नॉन मेटेलिक पर्टिकुलेट मैटर है। अगर अगर मेटेलिक पर्टिकुलेट मैटर को देखा जाएगा तो सीसा है, लेड है, एल्युमिनियम है, तांबा है, लोहा है, जस्ता है, कैडमियम है, ये सब क्या हो जाएगा, ये सब आपका पर्टिकुलेट मैटर जो है क्या है, मेटेलिक। दूसरा अगर देखा जाएगा फ्रेंड नॉन मेटेलिक में देखा जाएगा तो एस्बेस्टस है, ठीक है, सिरेमिक्स है, सिलिका है, ये क्या है, ये नॉन मेटेलिक पर्टिकुलेट मैटर है, ठीक है ना। उसके बाद फिर क्या आपका होता है, जैविकीय पर्टिकुलेट मैटर भी आपका होता है फ्रेंड, जैसे आपका वायरस है, और जो जीवाणु वगैरह हो गए, ठीक है, पार्थेनियम के पराग कण हो गए, पादप एवं जंतुओं से निकलने वाले जो वायु प्रदूषक हैं,
तो 3 तरह से आपका पार्टिकुलेट मैटर आपका हो गया, एक तो मेटेलिक हो गया, ठीक है? अगर पार्टिकुलेट मैटर का अगर देखा जाएगा फ्रेंड, तो एक क्या हो गया आपका मेटेलिक हो गया, दूसरा क्या हो गया आपका नॉन मेटेलिक हो गया, और तीसरा आपका क्या हो गया फ्रेंड बायोलॉजिकल हो गया, ठीक है ना? तो यहाँ पर इसको अच्छे तरीके से आपको ध्यान में रखना है। और वायु प्रदूषण के कारण ही क्या है फ्रेंड है, वायु प्रदूषण एयर पॉल्यूशन के कारण ही हरित गृह प्रभाव में वृद्धि होती है। ग्रीन हाउस इफेक्ट मैंने आपको बताया था ना कि ग्रीन हाउस इफेक्ट जो आपका है ग्रीन हाउस प्रभाव, तो ग्रीन हाउस प्रभाव इम्पॉर्टेंट है, ठीक है? क्योंकि ग्रीन हाउस प्रभाव अगर ना होता तो यहाँ पर अर्थ पर कोई लाइफ ही नहीं होता। ग्रीन हाउस प्रभाव जो है क्या है, ग्रीन हाउस प्रभाव यही है कि आपको पता है कि सूर्य के द्वारा जो इंसोलेशन पृथ्वी प्राप्त करती है तो शॉर्ट वेव में प्राप्त करती है, और जब इसको रेडिएट करती है, जब इसको परावर्तित करती है तो किसमें करती है लॉन्ग वेव में करती है। और लॉन्ग वेव में करने के कारण वायुमंडल में जो गैस है, ठीक है, जो कंपोजिशन है, ये वायुमंडल के द्वारा कुछ ताप का क्या किया जाता है अवशोषण किया जाता है, ठीक है, और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की सबसे अहम भूमिका होती है। तो अगर ये अवशोषण न करे तो पृथ्वी का जो 15 डिग्री जो औसत तापमान है ये तो बना नहीं रहेगा, ठीक है ना? ये तो बना नहीं रहेगा। अगर मान लिया कि सूर्य के द्वारा शॉर्ट वेव से पृथ्वी पर सूर्यातप का आगमन हो रहा है और ये जितना आए उतना चला जाए, अगर वायुमंडल के द्वारा अवशोषण ना हो तो ग्रीन हाउस इफेक्ट होगा ही नहीं। मतलब पृथ्वी का जो टेम्परेचर जो हो जैसे और सब ग्रह में है, ठीक है, कि सूर्य का प्रभाव हुआ, टेम्परेचर काफी राइज किया, उसके बाद क्या हुआ पूरा रेडिएट कर दिया, फिर माइनस में चला गया, तो वहां पर लाइफ की संभावना नहीं है। तो ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण क्या होता है, पृथ्वी का एक तापमान बना रहता है, औसत तापमान बना रहता है, जिससे पृथ्वी में लाइफ का ओरिजिन हुआ। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये हरित गृह प्रभाव में बात कैसे करते हैं, तो हरित गृह प्रभाव जो आपका है ग्रीन हाउस इफेक्ट है, इसमें वृद्धि कैसे होती है, इसमें वृद्धि होती है एयर पॉल्यूशन के माध्यम से। इसमें वृद्धि कैसे होती है एयर पॉल्यूशन के माध्यम से। जब CO2 का ज़्यादा इमिशन करेंगे, ज़्यादा फॉसिल फ्यूल अगर जलाएंगे, ज़्यादा फॉसिल फ्यूल ज़्यादा करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड का ज़्यादा उत्सर्जन होगा। जब कार्बन डाइऑक्साइड का ज़्यादा उत्सर्जन होगा तो क्या होगा, ग्रीन हाउस इफेक्ट का इम्पैक्ट ज़्यादा वायुमंडल क्या है एक ब्लैंकेट के रूप में हो जाएगा, और ये ज़्यादा मतलब जो सूर्य की किरणें आ जाएंगी तो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन होगा, तो क्या होगा इसको ज़्यादा मतलब ये ताप को ज़्यादा निकलने नहीं देगी, तो क्या होगा पृथ्वी का जो औसत तापमान है वो बढ़ता चला जाएगा। और जब पृथ्वी का औसत तापमान बढ़ता चला जाएगा तो क्या हो जाएगा फ्रेंड, अगर तापमान बढ़ेगा तो जितने भी ग्लेशियल फील्ड हैं, जितने भी आइस फील्ड हैं, ये सब क्या है इसका यहाँ मेल्ट करना शुरू करेंगे, सी लेवल चेंज होना शुरू हो जाएगा, ठीक है, जो जितने भी कोस्टल एरिया हैं वो सब डूबने लगेंगे, ठीक है, उन सब का पूरा क्या हो जाएगा, तो इससे बहुत सारे प्रभाव इसका इम्पैक्ट आपका पड़ता है फ्रेंड। तो इसलिए वायु प्रदूषण के कारण ही आपका ग्रीन हाउस इम्पैक्ट, ग्रीन हाउस हरित गृह प्रभाव में वृद्धि होती है। ओजोन का क्षरण होता है, जो आपका समताप मंडल में आपने पढ़ा होगा कि समताप मंडल में जैसे क्षोभ मंडल है, समताप मंडल है, तो समताप मंडल में ओजोन का एक परत है, और ये जो ओजोन परत है वो क्या करता है अल्ट्रावायलेट रेज को रोकता है, ठीक है। और ओजोन परत का मैंने काफी डिटेल आपको पिछले क्लास में बता चुका हूँ ऑलरेडी, जब क्लाइमेट चेंज वगैरह पढ़ रहे थे, तो आप समझ सकते हैं कि ओजोन क्षरण अगर होगा, ओजोन क्षरण जो गैसेज हैं अगर करेंगे तो ओजोन डिप्लीशन जो आपका होगा उसका क्या इम्पैक्ट होगा, ठीक है ना। एसिड रेन आपका ज़्यादा होगा, अम्ल वर्षा, ठीक है। आपका स्मोक धूम्र कोहरा मैंने आपको बताया था, स्मोक मतलब स्मोक और कोहरा को मिला क्या बोलते हैं स्मोक बोलते हैं, धूम्र कोहरा होगा, जैसी समस्याएं जो हैं वो आपकी उत्पन्न होगी, ठीक है। और इसमें दिखाया गया है कि एयर पॉल्यूशन का क्या क्या आपका प्रभाव होता है फ्रेंड। जिस तरह से इसमें आप फिगर में आप इसको देख सकते हैं, मैं थोड़ा इसको जूम कर देता हूँ फिगर को, इसमें आप देख सकते हैं इसका क्या क्या इम्पैक्ट होता है। जैसे आपका लंग फंक्शन है ये सब प्रभावित होता है, कार्डिक इफेक्ट होता है, जो सांस लेने में दिक्कत होती है, ठीक है, अस्थमा अटैक होता है, ठीक है, तो इस तरह से काफ़ी ज़्यादा इसका प्रभाव होता है ठीक है ना। तो एयर पॉल्यूशन का ये आपका इम्पैक्ट होता है फ्रेंड। उसके बाद जो वायु प्रदूषण है, तो वायु प्रदूषण में जो भूमंडलीय पारिस्थितिकी समस्याओं के लिए भी उत्तरदायी है, जो मैंने अभी आपको बताया, जो पूरे
ग्लोबल इकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, उसके कारण भी काफ़ी ज़्यादा इसका प्रभाव है। और महानगरों में जो जहाँ पर ज़्यादा एयर पॉल्यूशन हो रहा है, वहाँ पर रिस्पिरेटरी प्रॉब्लम, साँस की बीमारियाँ हैं। जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है, वो खराब हो गया है। जो फ्रेश एयर है, वो बिल्कुल अवेलेबल नहीं है, जिस तरह से दिल्ली है, और भी बहुत, केवल दिल्ली नहीं है, बहुत सारे क्षेत्र हैं। तो इस तरह से इसमें आप देख सकते हैं फ्रेंड कि बहुत सारा इसमें प्रभावित क्षेत्र है कि आपका क्या-क्या एरिया से प्रभावित हो रहा है, ठीक है? इसमें सारा चीज़ें आपको दिया गया है, इसको आप फिगर को देख सकते हैं, ठीक है? कि क्या-क्या चीज़ें, सोर्सेज़ क्या-क्या है, ठीक है? इसका सोर्सेज़ बताया गया है कि कहाँ-कहाँ पर किस तरह से आपका प्रभावित कर रहा है, ठीक है? इस फिगर को आप देख सकते हैं। वायु प्रदूषण का अगर प्रभाव देखा जाएगा फ्रेंड, तो ग्रीन हाउस जो प्रभाव है, ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट जो आपका है, इसकी वृद्धि के लिए कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन, ठीक है? ये ज़्यादा प्रभावी है, ठीक है? मतलब ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट को बढ़ाने में कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और मीथेन। ओज़ोन क्षरण के लिए, ओज़ोन डिप्लीशन के लिए क्या है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हैलोन्स गैसेस। एसिड रेन के लिए हमेशा पूछा जाता है, तो सल्फर डाइऑक्साइड है। खनिज तेल का अगर दहन होता है, ठीक है? स्मोक के लिए कार्बन, सीसा, धूलकण जिम्मेदार हैं, ठीक है? इम्पैक्ट में देखा जाएगा तो ये पूरे हेल्थ को प्रभावित करता है, एयर पॉल्यूशन, पूरे क्लाइमेट को प्रभावित करता है, ठीक है? पूरा फूड जो आपका है, वो प्रभावित होता है, वाटर प्रभावित होता है इसी से, एनर्जी प्रभावित होता है। तो बहुत सारी चीज़ें इसकी प्रभावित है, जैसे आपका हेल्थ में आपका जो है, तो इंडोर है, आउटडोर एयर पॉल्यूशन से करीब-करीब 7 मिलियन प्रीमैच्योर डेथ होता है, ठीक है? इंडोर और आउटडोर एयर पॉल्यूशन से करीब-करीब वर्ल्ड में 7 मिलियन प्रीमैच्योर डेथ होता है फ्रेंड। क्लाइमेट में अगर देखा जाएगा तो सम एयर पॉल्यूटेंट अफेक्ट क्लाइमेट चेंज एंड एक्सेलरेट आर्टिक वार्मिंग, ठीक है? एंड ग्लेशियल मेल्ट। मतलब क्या हो रहा है कि जो फ्रीज़्ड एरिया है, तो फ्रीज़्ड एरिया क्या हो रहा है, ये फ्रीज़्ड एरिया पूरा प्रभावित हो रहा है, ठीक है? ग्लेशियल से, या ग्लेशियर मेल्ट कर रहा है, सी लेवल चेंज हो रहा है फ्रेंड। अगर फूड को देखा जाएगा तो एयर पॉल्यूशन रिड्यूस ग्लोबल क्रॉप, मतलब जो वैश्विक जो फसल है उसको प्रभावित कर रही है, ठीक है? और वाटर को देखा जाएगा फ्रेंड, तो एयर पॉल्यूशन अफेक्ट्स रेनफॉल पैटर्न, मतलब वर्षा की जो जो पद्धति है, वर्षा का जो पैटर्न है, उसको प्रभावित कर रहा है, ठीक है? ट्रॉपिकल साइक्लोन जो है, आप लोग देख रहे होंगे कि इतना ज़्यादा ट्रॉपिकल साइक्लोन काफ़ी ज़्यादा मात्रा में देखने को मिल रहा है फ्रेंड। एनर्जी वगैरह को प्रभावित करता है। हेज एंड डस्ट फ्रॉम एयर पॉल्यूशन कैन रिड्यूस सोलर यील्ड्स बाय एज मच 25%। मतलब जो इंसोलेशन है उसको भी प्रभावित कर रहा है फ्रेंड, ठीक है? और कुल मिलाकर मतलब बहुत सारा इम्पैक्ट आपका हो रहा है, और एनर्जी भी प्रभावित हो रहा है, मतलब हेल्थ है, क्लाइमेट है, फूड है, वाटर है, एनर्जी है, ये सारी चीज़ें जो आपकी हैं वो प्रभावित हो रही है। तो ये इसका इम्पैक्ट आपका हो गया वायु प्रदूषण का। एक और आपका फ्रेंड एक इम्पोर्टेंट है, जो मैंने आपको पहले भी बताया था, आपको याद होगा कि ग्राउंड लेवल ओज़ोन फॉर्मेशन, ठीक है ना? तो ग्राउंड लेवल ओज़ोन एक तो आपका होता है, जो समताप मंडल में जो ओज़ोन है उसके कारण क्या हो रहा है कि अल्ट्रावायलेट रेज़ जो है उसको रोक रहा है, वो तो सही है। लेकिन ग्राउंड लेवल ओज़ोन फॉर्मेशन जो होता है इसको भी बढ़ाता है, जो जो बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है। और नाइट्रोजन नाइट्रोजन ऑक्साइड जो आपका होता है फ्रेंड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और सनलाइट के रिएक्शन से आपका वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है? और इससे क्या होता है, मतलब सनलाइट में नाइट्रोजन ऑक्साइड मिलकर वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड बनता है और ग्राउंड लेवल ओजोन बनता है, ठीक है ना? तो ये जो आपका पॉल्यूटेंट है, पॉल्यूटेंट बेक टुगेदर इन डायरेक्ट सनलाइट फॉर्मिंग ओजोन, ये ग्राउंड लेवल ओजोन जो है ये काफ़ी ज़्यादा प्रभावित करता है, ठीक है ना? अगर हम लोग देखेंगे फ्रेंड यहाँ पर कि एयर पॉल्यूशन का जो कंट्रोल है, ठीक है? एयर पॉल्यूशन का जो कंट्रोल है, इसमें क्या-क्या पॉलिसी को अपनाया गया है, तो इसमें आप इसको देख सकते हैं। जैसे आपका महानगरों में, ठीक है? मोटर वाहनों से जहरीले जो, मतलब जो उत्सर्जक होते हैं उनके रोकने के लिए क्या बनाया गया, यूरो नॉर्म्स बनाया गया फ्रेंड, 1, 2, 3, 4 अपनाया गया। वर्तमान में यूरो 6 अस्तित्व में है, ठीक है? यूरो 6 जो है वर्तमान में है,
और यूरो मापक मोटर गाड़ियों के उत्सर्जन की सीमा तय करता है कि कितना ज़्यादा ये कार्बन इमिट करेगा। और भारत में यूरो 4 की तरह ही आपका VS4 लागू है, ठीक है। और इसमें जो आपका फ्रेंड है, तो ये आपका ये पॉलिसी वगैरह अपनाई गई है, ठीक है। और द एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूटेंट एक्ट 1981 का है। इसमें क्या है, द एक्ट वाज पास्ड फॉर द प्रिवेंशन, कंट्रोल एंड अबैटमेंट ऑफ एयर पॉल्यूशन। तो 1981 में क्या किया गया, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट पारित किया गया। एंड दिस लॉ डिफाइंड एन एयर पॉल्यूटेंट एज एनी सॉलिड, लिक्विड और गैसियस सब्सटेंस प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर इन सच concentration as may be or tend to be injurious to human being or other living creature और plants property, ठीक है। तो कुल मिलाकर जो आपका है ये पॉलिसी जो है ये लाया गया था। इन दिस एक्ट द पावर टू डिक्लेयर एयर पॉल्यूशन कंट्रोल एरिया हैज बीन गिवन टू द स्टेट गवर्नमेंट आफ्टर कंसल्टिंग द स्टेट बोर्ड, ठीक है। तो ये सब चीजें जो हैं ये ध्यान रखिएगा। द एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पॉल्यूशन एक्ट 1981 में इसको लाया गया था, ठीक है ना। और वायु प्रदूषण के नियंत्रण की दिशा में भारत ने, जैसे मैंने बताया अभी, ठीक है, वायु प्रदूषण के नियंत्रण की दिशा में भारत में 1981 में वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण कानून बनाया गया। और इसमें 1988 में क्या किया गया, संशोधन किया गया। तो 1981 में ये पॉलिसी लाई गई थी। और उसके बाद फिर 1988 में इसमें क्या किया गया, 1988 में क्या किया गया फ्रेंड, इसमें संशोधन किया गया। और वायु प्रदूषण की रोकथाम, नियंत्रण तथा उपशमन के लिए इसमें प्रावधान किए गए, ठीक है। और केंद्रीय तथा राज्य बोर्डों की स्थापना के लिए इसमें प्रावधान किया गया। और ऐसे बोर्डों की को शक्तियां प्रदान करना तथा उनके कार्यकलाप तय करने के भी प्रावधान है। तो ये यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट है जिसको आपको ख्याल रखना है। उसके बाद फिर आप देख सकते हैं आपका सीसा रहित पेट्रोल जो है, सीसा रहित पेट्रोल की शुरुआत सर्वप्रथम 4 महानगरों में हुई, ठीक है। अब यह संपूर्ण देश में उपलब्ध है। और लेड की अनुपस्थिति में पेट्रोल के दहन से बेंजीन गैस निकलती है। और ये जो बेंजीन गैस है वो क्या है, ये ओजोन परत के लिए क्या है, हानिकारक। ओजोन परत के लिए क्या है फ्रेंड, ये हानिकारक है। और लेड रहित पेट्रोल को प्रयोग करने वाले वाहनों में कैटालिटिक कन्वर्टर लगाए जाते हैं, ठीक है ना। तो ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद फिर आपका देखेंगे फ्रेंड कि आपका यूरो 6 है जिसको VS6 भी बोलते हैं। दिल्ली और आसपास के इलाकों में प्रदूषण के खतरनाक स्तर को देखते हुए पेट्रोलियम मंत्रालय द्वारा NCR दिल्ली में BS6 यूरो 6 ग्रेड ईंधन को 1 अप्रैल 2020 की बजाय 1 अप्रैल 2019 से ही लागू कर दिया। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। और करंट की भी जो पर्यावरण की जो चीज़ें हैं, जो डेवलपमेंट चल रहा है करंट का फ्रेंड, तो इसको भी हम लोग बिल्कुल करते रहेंगे। जो डेवलपमेंट हो रहा है, नई नई जो चीज़ें आ रही हैं, इसको भी हम लोग करेंगे। और केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2000 में BS उत्सर्जन मानकों की शुरुआत की गई, ठीक है। और यूरो 4 वही BS4 है जो यूरो 6 है, ठीक है ना। मतलब कुल मिलाकर अभी आपका यहाँ तक इसको रखते हैं। और करंट का भी मैंने पूरा आपका 1 ईयर का, और ये डेली आपको फ्रेंड ध्यान दीजिएगा। तो डेली मेरी जो क्लास है ये 5 PM पर आपको मिलेगी पूरा इन्वायरमेंट के अंतर्गत। ये मंडे टू संडे हर दिन आपको क्लास मिलेगी, ठीक है ना। तो हर दिन ये क्लास मिलेगी आपको 5 PM पर। और जब ये आपका इन्वायरमेंट कंप्लीट हो जाता है उसके बाद फिर मैं नेक्स्ट चीज़ें और भी चीज़ें लेके आऊँगा। और मैंने आपको जैसा बताया है कि आपका इंडियन पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, ठीक है, और इन्वायरमेंट है, और आपका इकॉनमी है। तो इकॉनमी जो है अभी एक्चुअली क्या है कि लाइव क्लासेस नहीं हो पा रही है जो मेन चैनल है उसमें। तो इसी कारण से मैंने इकॉनमी की जो क्लास है वो स्पेशल क्लास में रखा है, अनअकैडमी स्पेशल क्लासेस में, जो फ्री क्लासेस हैं उसमें आप आके कर सकते हैं। और आज ये क्लास 1 बजे से आपकी होगी फ्रेंड, डेली 1 बजे से होती है क्लास। ये 1 से, मैंने पहले 1:30 बजे था तो मैंने इसको 1 कर दिया। और 1 से ये क्लासेस जो हैं 1:15 मतलब 1.5 घंटे की ये क्लास आपकी चलेगी, ठीक है ना। तो बिल्कुल आप लोग करते रहें। और फिर कल मैं 5 बजे आपसे मिलूंगा, और जिसमें हम लोग इसमें आगे बहुत इसमें एरिया है पॉल्यूशन में पढ़ने के लिए, तो उन सभी चीज़ों को हम लोग इसमें देखते हैं।
और उसके बाद फ्रेंड सबसे पहले बता दें कि मेरे कोड वगैरह का इस्तेमाल करते रहें। RKS10 मेरा कोड है। लाइक शेयर सब्सक्राइब खूब ज़्यादा करें। और प्लस है, आइकॉनिक है, दोनों में से किसी में एडमिशन ले सकते हैं, बट आइकॉनिक बेस्ट है क्योंकि इसमें स्टडी के साथ साथ आपको गाइडेंस मिलेगा। मिनिमम कम से कम 2 साल का आपको ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि ज्वाइन करने के बाद ही आपको स्ट्रीमलाइन अपने आप को कर पाते हैं। और बिल्कुल बेहतरीन प्लेटफॉर्म है, नो डाउट। रिजल्ट ओरिएंटेड है, स्टूडेंट फ्रेंडली है, मैनेजमेंट काफ़ी अच्छा है, इनोवेशन काफ़ी अच्छा है, जो यूपीएससी क्वालिफाई करने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो कल हम लोग फिर मिलेंगे फ्रेंड शाम को 5 बजे, जिसमें एक बार क्विक रिवीजन करेंगे जो हम लोगों ने पढ़ा, और उसके बाद फिर हम लोग आगे की चर्चा प्रारंभ करेंगे। ठीक है फ्रेंड, तो ओके बाय, सी यू, ऑल द बेस्ट, फिर मिलते हैं।